Assalamu alaikum. I hope you are fine. Friends, I welcome you to another video. First question of this video is synonym of avocation. Avocation कहते हैं हॉबी को या कोई माइनर ऑक्यूपेशन होना तो उसको कह सकते हैं। तो एवोकेशन का सिनोनिम है अ हॉबी और अ माइनर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद सिरहिंदी वाज बोर्न इन। अब बज़ाहिर तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ मज़ीद क्वेश्चंस का एक अंबार है जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, शेख अहमद सिरहिंदी साहब पैदा हुए थे 1564 में। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि दो अजीम शख्सियात जिनका ताल्लुक़ इंग्लिश लिटरेचर से है, अंग्रेज़ी अदब से है, वो भी 1564 में पैदा हुई थी, जिनमें से एक शेक्सपियर हैं और दूसरे क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ये दोनों कंटेम्प्रेरी ड्रामा निगार थे और ये एलिज़ाबेथन एज के ड्रामा निगार थे। इसीलिए एलिज़ाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर भी 1564 से लेकर 1616 तक रहे और क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम स्टार्ट होता है एज अ क्वीन फ्रॉम 1558 टू 1603। तो शेख अहमद सिरहिंदी साहब भी 1564 में पैदा हुए। विलियम शेक्सपियर भी, जिनको नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी जाना जाता है, वो भी 1564 में पैदा होते हैं और उनके कंटेम्प्रेरी ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो भी 1564 में पैदा हुए और 1526 में इनका इंतकाल होता है शेख अहमद सिरहिंदी साहब का। अगले पॉइंट में देखिए कि ही इज़ नोन एज। ये सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है डिफरेंट शक्लें बदल कर कि शेख अहमद सिरहिंदी साहब को किस नाम से जाना जाता है या मुजद्दिद अलिफ थानी किसको कहते हैं, तो वो शेख अहमद सिरहिंदी साहब को कहते हैं। चलें, शेख अहमद सिरहिंदी साहब किस सिलसिला से बिलोंग करते हैं, तो उनका सिलसिला है नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिला, नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर है। और इनको मुजद्दिद अलिफ सानी क्यों कहते हैं? इन्होंने अपोज़ किया था बादशाह अकबर, जिनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ वन का, मैंने इसीलिए आपको वो हिस्ट्री बताई है इंग्लैंड की, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ वन का कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन था। तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन क्वीन बनी थी 1558 में और वो रही थी 1603 तक। और जो हमारे मुग़ल एम्परर अकबर थे, अकबर बादशाह बने थे 1556 में, 1556 में, 2 साल क्वीन एलिज़ाबेथ से पहले, और उनके 2 साल बाद तक वो इधर एम्परर रहे थे। मुग़ल एम्परर अकबर वो 1556 से लेकर 1605 तक रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन इन मुग़ल एम्परर्स, तो वो अकबर साहब ही हैं, अकबर द ग्रेट। ठीक है, और अकबर ने इंट्रोड्यूस कराया था, या आप कह लें कि प्रेजेंट किया था, दीने इलाही। ठीक है, तो शेख अहमद सिरहिंदी साहब ने अकबर का दिया हुआ दीने इलाही अपोज़ किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी सवाल अक्सर पूछा जाता है इन वन वे और दी अदर। एक सवाल और पूछा जाता है कि अकबर ने जो दीने इलाही दिया था वो कब दिया था, तो दीने इलाही अकबर ने 1582 में दिया था, 1582 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम। अब जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने शेख अहमद सिरहिंदी साहब को बड़े थोड़े टाइम के लिए क़ैद में डाला था और वजह उसकी ये थी कि ये इनका कोई सुन्नी शिया के मामलात में इनकी किसी बात की वजह से उसको गुस्सा आया और जहांगीर ने इनको जो है ना वो जेल में डाल दिया था। शेख अहमद सिरहिंदी बुक बाय जोहानन फ्रीडमैन। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो किताब है शेख अहमद सिरहिंदी जिसका टाइटल है वो किसने लिखी है, तो उसके राइटर हैं जोहानन फ्रीडमैन। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस इनिशिएटेड बाय अ सिंगल क्वेश्चन के शेख अहमद सिरहिंदी साहब का पैदा हुए, तो उसके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे मैंने आपके साथ, बहुत से, सारे तो खैर नहीं कह सकते, उनमें से बहुत से आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम इन। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो पाकिस्तान और ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम है, इसी को बाद में यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया था, या वो यूरोपियन यूनियन बन गया था, EU। तो इनके रिलेशन स्टार्ट हुए थे 1962 में।
यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश्ड एन ऑफिस इन इस्लामाबाद इन 1985। 1985 में उन्होंने इस्लामाबाद में अपना एक ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया था। और करंट अफेयर्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द फर्स्ट हाई लेवल यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम विल बी हेल्ड ऑन May 14-15 2025 इन इस्लामाबाद। अब ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट हाई लेवल यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम विल बी हेल्ड का व्हेन, तो कब का आपको पता होना चाहिए कि 14-15 मई को। और उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कौन से सिटी में ये बिज़नेस फोरम होने जा रहा है, जो पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट हाई लेवल बिज़नेस फोरम है। तो ये इस्लामाबाद में 14-15 मई को 2025 को होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के फाउंडर या फादर कहते हैं व्लादिमीर लेनिन को, जिन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को रन किया था या लीड किया था। एक्चुअली 1917 के रेवोल्यूशन को, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसमें दो रेवोल्यूशंस थे। एक रेवोल्यूशन था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ख़त्म हुई थी इंपीरियल गवर्नमेंट रशिया में। और दूसरा जो रेवोल्यूशन था वो अक्टूबर रेवोल्यूशन था, जिसको एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन ने लीड किया था। और इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बोल्शेविक्स केम इनटू द पावर आफ्टर दिस रेवोल्यूशन। और इन्होंने इसको रशिया को संभाला, यानी सोवियत यूनियन को, USSR भी जिसको कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कितने कंट्रीज़ पर मुश्तमिल थी, USSR या सोवियत यूनियन। तो इसमें 15 कंट्रीज़ थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर्स में कि कितने कंट्रीज़ थे सोवियत यूनियन में, USSR में। 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी USSR में। एंड इट स्पैंड मच ऑफ यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया, फ्रॉम 1922 टू 1991। 1991 में जो है ना आपका ये USSR टूटा है और इसकी यूनियन ख़त्म हुई है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। और व्लादिमीर लेनिन ही फर्स्ट जो हेड ऑफ स्टेट थे ना सोवियत यूनियन के, वो 1917 से लेकर 1924 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नजाशी। अब आप पहले तो ये समझ लें कि नजाशी क्या था। आपका जो मॉडर्न ज़माने का इथियोपिया और एरिट्रिया के कंट्रीज़ है ना, इस इलाके में एक किंगडम थी, किंगडम ऑफ अक्सम। ठीक है, उस द किंगडम ऑफ अक्सम के रूलर को नजाशी कहते थे। जैसे पाकिस्तान के रूलर को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जर्मनी के रूलर को चांसलर कहते हैं, इसी तरह से उस दौर में किंगडम ऑफ अक्सम के रूलर को नजाशी कहते थे। ठीक है, अब ये वाला नजाशी जिसका नाम पूछा गया था अरमा या अशामा या असहमा, मैं इसको शायद प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ ठीक से, ये 614 से 630 ईस्वी तक रूल करता रहा किंगडम ऑफ अक्सम पर। ठीक है, अच्छा, अब ये इतना फेमस क्यों है, ये असहमा या अशामा जो भी है, ये इतना फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है कि इसके दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। जो अर्ली मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने मक्का से हबशा को हिजरत की थी, जिसको हम पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा के नाम से जानते हैं। अब इस हवाले से इसको आप इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेट करके भी याद रख लें कि पहली जो हिजरत हबशा हुई थी वो 613 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी वो 615 ईस्वी में हुई थी। दूसरी हिजरत हबशा के दौरान 615 से 616 में इसने मुसलमानों को वहाँ पर पनाह दी थी अक्सम के मकाम पर। जो रूलर था उस वक्त हबशा का, जिसको हम एबेसिनिया भी कहते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि इथियोपिया का पुराना नाम क्या था, तो वो हबशा था या एबेसिनिया, दोनों ठीक हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग हिज रेन मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू एबेसिनिया एंड मेट इट्स रूलर हु डाइड इन 630 AD। ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि उसके दौर में हिजरत हबशा हुई थी, पहली 613 में हुई थी और दूसरी 615 में हुई थी। तो इसने मुसलमानों को पनाह दी थी। इसके बारे में ये भी फेमस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन और ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी इसकी, क्योंकि इसने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। तो उन्होंने जब इसकी डेथ हुई थी 630 में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गाइबाना नमाज जनाजा भी अदा फरमाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ
USA एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार टू। दूसरी जंग अज़ीम के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का सदर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जिनको FDR के नाम से भी जाना जाता है। ये ये अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट थे एंड ही सर्व फ्रॉम 1933 टू 1945 टिल हिज डेथ। 1945 में ही वर्ल्ड वार टू एंड हुई और 1945 में ही इनकी लाइफ एंड होती है, इनकी डेथ होती है और तब तक ये प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं। और ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ USA। ये भी पूछा जा सकता है कि हु हैज़ बीन या हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो वो FDR साहब ही हैं, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। और ही इज़ द ओनली वन टू हैव सर्व्ड मोर देन 2 टर्म्स। ही हैज़ सर्व्ड मोर देन ट्वाइस, यानी 2 से ज़्यादा दफ़ा सर्व करने वाला जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं वो यही हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही हैं। इसके अलावा अगर बाकी किसी ने सर्व किया भी है तो सिर्फ 2 दफ़ा किया, इन्होंने 3 दफ़ा किया होगा। अच्छा, तो फर्स्ट फिर पूछे जा सकते हैं पेपर में, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे 1789 टू 1797। सेकंड पूछे जाते हैं, ही वाज जॉन एडम्स। अब आप ये याद रख लें कि पहले इंसान अकॉर्डिंग टू होली कुरान आदम साहब थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की सूरत में पहले जॉर्ज वाशिंगटन आ गए, तो जॉन एडम साहब यानी आदम साहब दूसरे पे चले गए। और तीसरा तो वैसे ही टॉमस जेफरसन साहब ही हैं। अब इतनी खिचड़ी बन सकती थी इस स्लाइड पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ट्रेड बाय द पैनामा कैनाल, यानी जो दुनिया की टोटल ट्रेड है उसका कितने % पैनामा कैनाल के थ्रू होता है? तो इसका आंसर है 5 to 6% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज़ डन बाय द पैनामा कैनाल। तो इसका पेपर में करेक्ट आंसर 5% था। अब पैनामा कैनाल के बारे में बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पैनामा कैनाल कनेक्ट करती है 2 वाटर बॉडीज़ को, यानी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पैनामा कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। ये कंट्री है पैनामा, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और उसके नीचे साउथ अमेरिका है। तो उस पैनामा कंट्री के एक तरफ यानी उसके ईस्टर्न साइड पे उसके अटलांटिक ओशन है और उसके वेस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाने के लिए 1914 में ये मैन मेड वाटरवे क्रिएट किया गया, ये पैनामा कैनाल बनाई गई और इसकी लेंथ 82 किलोमीटर्स है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर इसके साउथ अमेरिका है, नीचे ऊपर इसके नॉर्थ अमेरिका है, नीचे इसके साउथ अमेरिका है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें। और कैरिबियन सी है अटलांटिक ओशन में और गल्फ ऑफ पैनामा है आपके पैसिफिक ओशन में, जिनको ये आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इसकी लेंथ क्या है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो पैनामा कैनाल की लेंथ समटाइम्स 80 किलोमीटर्स कहीं लिखी होती है, कहीं 82 किलोमीटर्स लिखी होती है। तो आपने इसको जहन में रखना है और इसके अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शंस को टैकल करना है। इसके साथ में आपको स्विस कैनाल की लेंथ बता दूं। स्विस कैनाल की लेंथ जो है ना वो 193 किलोमीटर्स है और पैनामा कैनाल की लेंथ 82 किलोमीटर्स है। पैनामा कैनाल को ओपन किया गया था 1914 में और 1914 से लेकर 1999 तक ये अंडर द कंट्रोल ऑफ US रही। और उसके बाद द टॉरिजियोस कार्टर ट्रीटीज़ के मुताबिक US ने इसका कंट्रोल पैनामा को दे दिया ऑन December 31, 1999। और अब ये पैनामा कैनाल अथॉरिटी के नाम से एक उनका अपना गवर्नमेंट ओन्ड एक बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, उसके अंडर है पैनामा कैनाल पैनामा के। यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ इस मैप्स में, इस पिक्चर में आप देखिए ऊपर कैरिबियन सी है और ये कैरिबियन सी है ऊपर की जानिब एक्चुअली नहीं है। इसको आप मोबाइल को टर्न करेंगे लैंडस्केप मोड में तो फिर ये इसकी डायरेक्शन सीधी आएगी। ये तस्वीर की इस तरह से देने का मकसद इसको इजीली समझाना है। कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन में है, नीचे आप गल्फो डी पैनामा, जिसका मतलब ये है कि गल्फ ऑफ पैनामा, ये पैसिफिक ओशन में है, आपके सामने लिखा हुआ भी है। और इसके ऊपर आपका
साउथ ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। अच्छा, अब इसकी जो ट्रेड है वो सीधी सीधी, अब आपने अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में या पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जाना है तो आपको सिर्फ 82 किलोमीटर्स का रास्ता है जो आपने पैनामा कैनाल के ज़रिए से वहाँ से पार करना है। अदरवाइज़ पैनामा कैनाल से पहले क्या होता था, आपने नीचे पूरा, ये आप जो अंदर छोटी तस्वीर दी हुई है उसमें अब जहाँ पर सर्कल है उसके नीचे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, पूरा साउथ अमेरिका नीचे से घूम के आना होता था और वो पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर्स का फासला बनता था। उसमें टाइम लगता था, उसमें एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा थी, उसमें जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा लगते थे, टाइम ज़्यादा लगता था। और इसमें आप पैनामा कैनाल के ज़रिए से बहुत सारी सूरतों में बचत कर सकते हैं और इससे आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हो रही है दुनिया की, जो कि 5 to 6% है, जो इस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन का हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एलिज़ाबेथ वन बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी। तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की क्वीन रहती हैं एंड शी वाज द लास्ट ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी। ये ट्यूडर थी, तो ये लास्ट ट्यूडर थी, ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और ये मुग़ल एम्परर अकबर की कंटेम्प्रेरी थी, यानी इंडिया में वो रूल कर रहे थे मुग़ल बादशाहों में, और इंग्लैंड में क्वीन एलिज़ाबेथ वन रूल कर रही थी। मुग़ल बादशाह अकबर का जो टाइम है वो एक्चुअली 1556 to 1605 है, यानी वो क्वीन एलिज़ाबेथ से 2 साल पहले रूल करना स्टार्ट करते हैं और 2 साल बाद तक करते हैं, और वो 1558 से लेकर 1603 तक रूल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950 में। IMF इस्टेब्लिशमेंट को देख लेते हैं। IMF was formally established on December 27, 1945। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है कि IMF कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर है 1945 में। लेकिन जो IMF का एग्रीमेंट था उसको हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ये 1944 में हुआ था। और IMF ने अपना जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे वो 1947 में स्टार्ट किए थे 1 मार्च से। पाकिस्तान ने IMF से पहला लोन 1958 में लिया था जो कि $25,000 थे, और वो 2024 के मुताबिक 274,000 यानी $2,74,000 हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड वीडियो एज वेल, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर लॉयर निशा राव हैं एंड शी होल्ड्स द जेंडर ऑफ फीमेल एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन पाकिस्तान। अब शी और ही उनको इसलिए असाइन किया जाता है जो वो जेंडर अडॉप्ट करते हैं। अगर उनका चाल चलन, रहन सहन, लिबास वगैरह सब फीमेल्स की तर्ज का है तो फिर उनको हम शी कहेंगे, और अगर वो अपने जेंडर को मेल रखते हैं यानी उनका चाल चलन, लिबास सब कुछ मर्दों जैसा हो तो फिर हम उनको ही कहते हैं। तो उनको मैं शी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका जेंडर फीमेल है। एंड निशा राव इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन पाकिस्तान। That's all about this paper. I hope you like it, and if you like it please like the videos and subscribe to the channel for the next coming papers. अब आपसे मुलाकात होती है किसी अगले पेपर में, किसी नेक्स्ट पेपर की पहली वीडियो के साथ, क्योंकि हमें PMS मिनिस्ट्रियल कोटा 2025 के यही क्वेश्चंस रिसीव हुए थे जिनको हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मुलाकात होती है अगले पेपर में की पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।